आज से सिर्फ 8 दिन के बाद होली है। पूरे देश में खुशियों का रंग चढ़ा है। वहीं दिल्ली से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मजहब वाला रंग चढ़ा है। सत्ता की शुरुआत आज कुछ सवालों से करते हैं। ये सवाल हिंदू और मुस्लिम छात्रों को समान ज्ञान देने का दावा करने वाले प्रोफेसर से है। सवाल यह है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन या होली पर कोई विशेष आयोजन करना मना है? एएमयू पर होली से पहले क्यों और किसने मजहबी रंग डाला है? एएमयू में छात्र हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो सिर्फ होली पर क्यों फरमान जारी हो रहा है? आखिर विशेष आयोजन करने में क्या दिक्कत है? प्रश्न ये भी है कि जिसे पीएम मोदी ने कहा था मिनी इंडिया, उस एएमयू में होली पर किसी विशेष आयोजन पर आपत्ति क्यों है? दरअसल 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम की मांग की गई थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इसे साफ खारिज कर दिया। एएमयू में अगर दूसरे त्योहार मनाने की छूट है, तो होली मिलन या फिर होली पर किसी विशेष आयोजन को करने में आपत्ति क्यों है? इन सवालों की गंभीरता से आप काफी हद तक इस कहानी को समझ सकते हैं। एएमयू में मचे क्लेश को भी समझ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने प्रॉक्टर से कैंपस के अंदर होली मिलन समारोह करने और होली खेलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रॉक्टर की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। एएमयू के डीन और प्रोफेसर की बैठक हुई, जिसके बाद होली मिलन के आयोजन की अनुमति से साफ इनकार कर दिया गया। दलील ये दी गई कि एएमयू कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। 9 मार्च को होली मिलन के आयोजन की मांग की गई थी। सवाल यही है कि आखिर होली के विशेष आयोजन पर कलेश क्यों? देश में हर त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर किसी को धार्मिक आजादी है, अपना त्योहार मनाने वाली आजादी है। फिर अगर एएमयू में छात्र होली मिलन का आयोजन करना चाहते हैं, तो इससे इनकार क्यों किया गया? हिंदू छात्रों का कहना यह है कि जब एएमयू में ईद मनाई जाएगी, तो होली मिलन क्यों नहीं होगा? एएमयू के हर विभाग और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी होती है, तो होली पर विशेष कार्यक्रम पर पाबंदी क्यों? एएमयू में ईद, मुहर्रम, चेहलुम का जुलूस निकाला जाता है और होली के लिए 1 दिन की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर हमने बस होली एक बार एक जगह मनाने की अनुमति मांगी थी, बड़े स्तर पे, जिसमें 500 से 1000 छात्रों के आयोजन की थी, जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए एक खुला आयोजन रहता। तो उसकी हमें अनुमति नहीं है, इसका हमें दुख है और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी भावनाओं को मानते हुए इस आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चेहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है, तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है, वो देनी चाहिए। अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है, तो हम अब सारे छात्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करेंगे। उन्हें हम इस प्रकरण के बारे में उनके संज्ञान में लाएंगे और उन्हें हम अपनी आपबीती जाहिर करेंगे। क्योंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूँकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। अपने हॉलों के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे, उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। आपको बता दें, एएमयू में होली मनाई जाती है, लेकिन उससे जुड़े विशेष आयोजन पर रोक है। इसी रोक से हिंदू छात्र नाराज हैं, गुस्से में हैं। इसकी पूरी कहानी यह है कि हिंदू छात्रों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के जरिए एएमयू वाइस चांसलर के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें 9 मार्च 2025 को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह आयोजन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ये अनुमति नहीं मिली। इसीलिए अब विवाद हो रहा है। जिस पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर पर सवाल करके सेल्फ गोल किया, या तो उसने पुरानी घटनाओं से सीख नहीं ली या उसकी तैयारी में कुछ कमी थी। और अगर उसे इन दोनों बातों का अंदाजा था, तो वो एस जयशंकर को कम कर आंक रहा था और उनका पुराना रिकॉर्ड उसने नहीं देखा था। भविष्य में पाकिस्तान का कोई पत्रकार ऐसी गलती ना करे और ना अपनी बेइज्जती कराए और ना अपने देश की। इसके लिए हमने कुछ पुराने बयान की एक रील निकाली है, जिसे चाहें तो पाकिस्तान के पत्रकार अपने वीडियो गैलरी में सेव कर रख सकते हैं और जब चाहें तब इसे रिप्ले करके देख सकते हैं।
My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terror. So my advice is, please clean up your act, please try to be a good neighbor, please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. What will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir. पाकिस्तान का एजेंडा ध्वस्त होने के बाद अब खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन वाले प्रोपेगेंडा की बात भी कर लेते हैं। कल विदेश मंत्री लंदन में जब पाकिस्तानी एजेंडे को ध्वस्त करके वापस लौट रहे थे तो खालिस्तानी समर्थक उनकी गाड़ी के आगे आ गए। उनमें से एक खालिस्तानी ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे के अपमान पर सुरक्षा कर्मियों ने उस खालिस्तानी को पकड़ लिया और गाड़ी से दूर ले गए। ये पूरी घटना विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक के तौर पर देखी जा रही है। कुछ देर तक खालिस्तानियों का ये पूरा तमाशा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस कुछ को एक एक कर वहां से लेकर गई, कुछ खुद चले गए। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटेन जो खुद को इतना बड़ा देश कहता है, कानून के राज की बात करता है, वहां किसी देश के विदेश मंत्री के साथ इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? क्या ब्रिटिश सरकार अपने गेस्ट को सुरक्षा देने में नाकाम है? क्या ब्रिटिश सरकार को प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? आखिर कैसे किसी विदेश मंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों ने खालिस्तानियों को इकट्ठा होने कैसे दिया? उनके सामने भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। आखिर ब्रिटेन के अफसरों ने ऐसा होने कैसे दिया? ब्रिटिश पीएम स्टार्मर को इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से भारतीय समुदाय में आक्रोश है। इस घटना के बाद लंदन में भारतीयों ने विरोध जताया। लोग ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त से भी इस पूरी घटना पर सफाई देने के लिए कहा गया है। हम विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कल चैथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ब्रिटेन शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इश्यूज तो हैं, लेकिन उन इश्यूज को किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। गैर मुल्की ज़मीन पे अपने मुल्क के इश्यूज को उठाना मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। इस तरह की घटना जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं और हमें पूरे देश और दुनिया भर के सिखों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे मुल्क के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी इज़्ज़त करना बहुत अहम है। अगर उनको हैकल किया गया है किसी भी जगह बाहर के मुल्क में, तो एक तो उन पे एक्शन होनी चाहिए जो लोगों ने ये किया है, और मैं इसको बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। 100-150 लोग हैं पूरे लंदन में जो इस प्रकार की हरकत करते हैं और सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। ना ज़मीन वहाँ पर उनके पास है, ना यहाँ पर भारत में कोई उनका कोई समर्थक है।
हालांकि इन सवालों के आगे खालिस्तानियों का एक दर्द है। वो दर्द है उस समझौते से जिसके बाद ब्रिटेन में खालिस्तानियों की परेशानी बढ़ने वाली है। कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक खालिस्तान की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन अब ऐसा इंतजाम कर दिया गया है कि खालिस्तानियों को यहाँ रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की वहाँ की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसका फोकस ट्रैफिकिंग और अलगाववाद से निपटने पर है। अलगाववाद में खालिस्तान का मुद्दा काफी अहम है। एस जयशंकर ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की और ये कहा कि तस्करी और उग्रवाद से मिलकर निपटने पर लंबी चर्चा हुई है। खालिस्तानियों को ये पता है कि ये बात उनके हित में नहीं है, इसलिए वो एस जयशंकर पर लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन खालिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि आगे की स्थिति उनके लिए और बुरी होने वाली है। पिछले एक वर्ष में ब्रिटेन में खालिस्तानी काफी बेकाबू हुए। 23 जनवरी 2025 को ब्रिटेन के कई सिनेमा घरों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग चल रही थी तो तोड़फोड़ की गई। 2 नवंबर 2024 को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया था। 28 अप्रैल 2024 को कनाडा के टोरंटो में खालसा दिवस और सिखों के नव वर्ष कार्यक्रम में पीएम जस्टिन ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद और भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान का एजेंडा ध्वस्त होने के बाद अब खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन वाले प्रोपेगेंडा की बात भी कर लेते हैं। कल विदेश मंत्री लंदन में जब पाकिस्तानी एजेंडे को ध्वस्त करके वापस लौट रहे थे तो खालिस्तानी समर्थक उनकी गाड़ी के आगे आ गए। उनमें से एक खालिस्तानी ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे के अपमान पर सुरक्षा कर्मियों ने उस खालिस्तानी को पकड़ लिया और गाड़ी से दूर ले गए। ये पूरी घटना विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक के तौर पर देखी जा रही है। कुछ देर तक खालिस्तानियों का ये पूरा तमाशा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस कुछ को एक एक कर वहां से लेकर गई, कुछ खुद चले गए। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटेन जो खुद को इतना बड़ा देश कहता है, कानून के राज की बात करता है, वहां किसी देश के विदेश मंत्री के साथ इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? क्या ब्रिटिश सरकार अपने गेस्ट को सुरक्षा देने में नाकाम है? क्या ब्रिटिश सरकार को प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? आखिर कैसे किसी विदेश मंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों ने खालिस्तानियों को इकट्ठा होने कैसे दिया? उनके सामने भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। आखिर ब्रिटेन के अफसरों ने ऐसा होने कैसे दिया? ब्रिटिश पीएम स्टार्मर को इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से भारतीय समुदाय में आक्रोश है। इस घटना के बाद लंदन में भारतीयों ने विरोध जताया। लोग ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त से भी इस पूरी घटना पर सफाई देने के लिए कहा गया है। हम विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कल चैथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ब्रिटेन शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इश्यूज तो हैं, लेकिन उन इश्यूज को किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। गैर मुल्की ज़मीन पे अपने मुल्क के इश्यूज को उठाना मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। इस तरह की घटना जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं और हमें पूरे देश और दुनिया भर के सिखों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे मुल्क के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी इज़्ज़त करना बहुत अहम है। अगर उनको हैकल किया गया है किसी भी जगह बाहर के मुल्क में, तो एक तो उन पे एक्शन होनी चाहिए जो लोगों ने ये किया है, और मैं इसको बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। 100-150 लोग हैं पूरे लंदन में जो इस प्रकार की हरकत करते हैं और सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। ना ज़मीन वहाँ पर उनके पास है, ना यहाँ पर भारत में कोई उनका कोई समर्थक है। हालांकि इन सवालों के आगे खालिस्तानियों का एक दर्द है। वो दर्द है उस समझौते से जिसके बाद ब्रिटेन में खालिस्तानियों की परेशानी बढ़ने वाली है। कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक खालिस्तान की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन अब ऐसा इंतजाम कर दिया गया है कि खालिस्तानियों को यहाँ रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की वहाँ की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसका फोकस ट्रैफिकिंग और अलगाववाद से निपटने पर है। अलगाववाद में खालिस्तान का मुद्दा काफी अहम है।
एस जयशंकर ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की और ये कहा कि तस्करी और उग्रवाद से मिलकर निपटने पर लंबी चर्चा हुई है। खालिस्तानियों को यह पता है कि ये बात उनके हित में नहीं है, इसलिए वो एस जयशंकर पर लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन खालिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि आगे की स्थिति उनके लिए और बुरी होने वाली है। पिछले 1 वर्ष में ब्रिटेन में खालिस्तानी काफी बेकाबू हुए। 23 जनवरी 2025 को ब्रिटेन के कई सिनेमा घरों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग चल रही थी तो तोड़फोड़ की गई। 2 नवंबर 2024 को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया था। 28 अप्रैल 2024 को कनाडा के टोरंटो में खालसा दिवस और सिखों के नव वर्ष कार्यक्रम में पीएम जस्टिन ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद और भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान में भड़की आक्रोश की आग में बगावत वाले शोले हैं। विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान से आजादी आजादी वाले नारे हैं। हम आपको बलूचिस्तान से आए लेटेस्ट वीडियो सबूत दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेचैनी को बढ़ाने वाले हैं। बलूचिस्तान से आए 2 विस्फोटक वीडियो पहले आइए आपको दिखाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अत्याचार और बलूचिस्तान के आज़ादी आज़ादी वाले नारे के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बलूचिस्तान के कुशदार में विस्फोट का ये वीडियो है। एक कॉलेज के पास धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। इस तरह के वीडियो, इस तरह के विस्फोट बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। दूसरा वीडियो बलूचिस्तान के बनू कैंट का है जो आतंकी हमले से थर्रा गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर फिदाइन हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5 आतंकियों ने खुद को उड़ाया। ये वीडियो तो सिर्फ बलूचिस्तान के विस्फोटक हालात की सिर्फ बानगी है। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि यहाँ पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है। बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तानी आर्मी स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। यहाँ पाकिस्तान विरोधी आवाजों को दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स घर घर तलाशी ले रहे हैं। बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान मार्शल लॉ जैसे हालात में है। पाकिस्तानी सेना पर महिलाओं के अपहरण के आरोप लग रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच बलूचिस्तान में 250 लोग गायब हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। पाकिस्तान की सेना के अत्याचार के विरुद्ध बड़ी संख्या में लोग आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस सवाल के साथ वायरल हो रही हैं कि क्या बलूचिस्तान अब आज़ाद होने वाला है, क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अब बात भारतीय अरबपतियों की मजबूत होती सत्ता की। भारत के बिलियनियर्स को लेकर एक नई लिस्ट आ गई है, जिसके मुताबिक देश में बिलियनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 191 बिलियनर हैं। यहाँ बिलियनियर का मतलब उन लोगों से है जिनकी संपत्ति $1 अरब से ज्यादा है। भारतीय रुपयों में ये संपत्ति करीब 87 अरब रुपए है। 2023 में बिलियनियर की संख्या सिर्फ 165 थी। इसका मतलब यह है कि देश में पिछले 1 वर्ष में 26 नए बिलियनर बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय अरबपति कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जिससे उनकी संपत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। देश के इन 191 बिलियनर्स की कुल संपत्ति करीब 83 लाख करोड़ रुपए है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत से ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही हैं। सिर्फ बिलियनर्स ही नहीं, हाई नेट वर्थ वाले अमीरों की संख्या भी देश में बुलेट की रफ्तार से बढ़ी है। हाई नेट वर्थ वाले लोग उनको माना गया है जिनकी संपत्ति $10 मिलियन से ज्यादा है, यानी 87 करोड़ भारतीय रुपयों से ज्यादा की संपत्ति जिनके पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त ऐसे अमीरों की संख्या 85,000 से ज्यादा है। 2023 में यह संख्या 80,000 थी। अनुमान के मुताबिक 2028 तक भारत में अमीरों की संख्या 93,000 को पार कर जाएगी। अमीरों की संख्या के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। इस मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान है। अब आपको दिल्ली से 6,700 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की राजधानी लंदन ले चलते हैं।
जहां पिछले 24 घंटे से काफी हलचल है। सड़क पर खालिस्तानियों का हंगामा है और बंद कमरे में पाकिस्तानी पत्रकार के चुपचाप अपमान के कड़वे घूंट पीने की तस्वीर है। और इस सब की वजह है भारत के हाजिर जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके एक बयान और एक समझौते ने पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों का पेट का दर्द बढ़ा दिया है, जिसके बाद उनके आंसू थम ही नहीं रहे हैं। एस जयशंकर 6 दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं। फिलहाल वो ब्रिटेन में हैं। हमने उनकी ब्रिटेन यात्रा पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें पाकिस्तान और खालिस्तान के प्रोपेगेंडा के ध्वस्त होने के सबूत हैं। हम एक एक कर दोनों के प्रोपेगेंडा को समझेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां की सरकार से लेकर पत्रकार तक बेइज्जती कराने में माहिर है। एस जयशंकर बुधवार को लंदन के चैथम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम भारत का उदय और विश्व में उसकी भूमिका में शामिल हो रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के एक अति उत्साही पत्रकार ने उनसे कश्मीर पर सवाल किया। पत्रकार ये जानना चाहता था कि क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर कश्मीर समस्या को सुलझाएंगे। ये सवाल सिर्फ 10 सेकंड में पूछा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार अपने एजेंडे को सवाल में घुसाने के लिए उसे खींचते चले गए और सवाल पूछने के लिए 65 सेकंड का वक्त ले लिया, जबकि एस जयशंकर ने सिर्फ 38 सेकंड के जवाब में पाकिस्तानी पत्रकार का प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि उस पत्रकार के सवाल को उन्होंने टाला हो, बल्कि वो 4 स्टेप भी बताए जिससे कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी। पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे सवाल में यह कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कश्मीर पर जो चौथा स्टेप बताया वो पाकिस्तानी पत्रकार को बहुत चुभा होगा। एक बार ये चारों स्टेप देखिए कि एस जयशंकर कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए किन 4 स्टेप की बात कर रहे हैं। फिर आपको पूरा बयान भी दिखाते हैं। पहला कदम अनुच्छेद 370 को हटाना था, काम खत्म हो चुका है। दूसरा कदम था आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का काम, वो भी हो चुका है। तीसरा कदम था चुनाव कराना, वो काम भी पूरा कर लिया गया है। अब बस 14 कदम बचा है, जिसमें पाकिस्तान से कश्मीर का वो हिस्सा लेना है जो उसने चुराया है। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number 1. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. एस जयशंकर ने एक अच्छे और सधे हुए बल्लेबाज की तरह पाकिस्तानी पत्रकार के प्रोपेगेंडा वाले बाउंसर पर छक्का लगा दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान में दुख के आंसू बह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार तो इतनी दुखी और डरी हुई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे रही है, कह रही है कि भारत खुलेआम धमकी दे रहा है, जबकि कश्मीर विवादित क्षेत्र है। और तो और पहले से गरीबी और भुखमरी से परेशान पाकिस्तान की जनता तो इतनी नाराज हो रही है कि वो परमाणु हमले की धमकी दे रही है। देखो, बड़ी बदकिस्मती ये है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब 370 को पाकिस्तान के साथ मिला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। ये उसी तरीके का हिस्सा है जैसे गिलगित बल्दिस्तान है, और हमें गिलगित बल्दिस्तान की भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात करनी चाहिए। मसले का हल ढूंढना चाहिए। जंग तो मसले का हल नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये भारत सरकार की नीति रही है सन 48 से कि ये इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, एकदम हर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ है।
कश्मीर हमसे जुड़ा था, वहाँ के महाराजा ने दस्तखत कर कर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था और ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने उसको हथियाया और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है देश का हिस्सा बने। हमारी ये हमेशा सतत यही नीति रही है भारत सरकार की। जो बात पीओजेके के बारे में कही गई है, पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि वहां की पग पग भूमि, कन कन भूमि हमारी मातृभूमि है। और दोनों सदनों ने एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबका संकल्प है। I am surprised that Jaishankar forgot to mention the northern areas, Gilgit and Baltistan. He only confined it to POK. Does that mean that the government of India has changed its position from the entire erstwhile state of Jammu and Kashmir being an inalienable part of the Indian Union to only POK being returned? Are they giving up Gilgit Baltistan to Pakistan? अभी देना चाहिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को बोला कि आप मुझे जमीन दे दो, वो दे देंगे, ऐसा तो होता नहीं ना। उसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। कभी यूएस का मदद लिया, कभी यूरोप का मदद लिया, चाइना का मदद लिया। चाइना का तो होगा नहीं, लेकिन जो भी है उसके लिए कुछ एफर्ट डालने चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट देके विषय खत्म नहीं होता। मैं श्री जयशंकर जी के वक्तव्य से 100% सहमत हूँ। पीओके कश्मीर का और भारत का अभिन्न अंग है और उसके बगैर भारत भी अधूरा है और कश्मीर। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के कैसे शहर में लेकर चलते हैं, जहां माहौल में आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है। ये वो संबल है जिसका नाम 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद भारतवर्ष के नक्शे पर सबसे ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि यहां धर्म कलेश वाली चिंगारियां हैं। आज इसी संबल पर हमने सत्ता की 3 कुंजी तैयार की है। पहली खबर उस भगवा त्रिशूल यात्रा की, जिसका संबल में भव्य स्वागत करने की तैयारी है। दूसरी कुंजी में कानून की उस दीवार के बारे में बताएंगे जो संबल में गुनाहों के पत्थर से खड़ी की जाएगी। और तीसरी कुंजी में जामा मस्जिद के बोर्ड पर हो रहा कलेश है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा माना है। लेकिन पहले आपको उस पुलिस चौकी के बारे में बताते हैं जिसमें लगने वाली एक एक ईंट संबल के उपद्रवियों के सीने पर गहरे जख्म करने वाली है, क्योंकि संबल में जिन पत्थरों से 24 नवंबर 2024 को नफरती वार किए गए, अब उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस चौकी को बनाने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह कि संबल में बन रही पुलिस चौकी कट्टरपंथियों को हमेशा चुभेगी। जो ईंट पत्थर उपद्रवियों ने बरसाए थे, अब उन्हीं से संबल में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इन पत्थरों का इस्तेमाल संबल हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी के लिए किया गया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। हिंसा के बाद नगर पालिका ने सफाई के दौरान इलाके से 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जमा किए थे और संबल में जहां पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, वहां 6 ट्रॉली ईंट पत्थर उतारे गए हैं और चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुलिस चौकी संबल के दीपासराय और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है। ये दोनों वो इलाके हैं जहां पिछले वर्ष 24 नवंबर को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद संबल में 38 आउटपोस्ट बनाई जा रही हैं। साथ ही शहर के 200 चौराहों पर फेस आइडेंटिफिकेशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा उन ईंट पत्थरों की है जिनसे पुलिस और प्रशासन ने कट्टरपंथियों के दिल पर बड़ी चोट करने का प्लान बनाया है। संबल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। इस निर्माण में एक खास बात है। खास बात ये कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल संबल हिंसा में खून बहाने के लिए किया गया था, यानी कि पुलिस पर हमला करने के लिए किया गया था, उन्हें नगर पालिका ने जब्त कर लिया था। अब उन जब्त ईंटों का, पत्थरों का इस्तेमाल इस पुलिस चौकी की नींव को बनाने में किया जा रहा है। जो नई ईंटें हैं उनका इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ के साथ इसके नींव में भरे जा रहे हैं वो ईंट पत्थर जिनका इस्तेमाल हिंसा में किया था उपद्रवियों ने। इसका इस्तेमाल इसके बुनियाद में तो किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा जो ईंट है इस तरीके के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से टूटे हुए ईंट, कुछ पत्थर और इस तरह की ईंट जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये सब जो एकत्रित किए गए थे, जो छतों से उठाए गए, जो मौके से उठाए गए जहां पर हिंसा हुई थी,
उस जगह से जो जितने एकत्रित हुए थे सबको अब इन कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर रखा गया है, जिनका इस्तेमाल इन चौकी के निर्माण में किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन इससे एक संदेश भी देना चाहता है कि इन ईंट पत्थरों का सही इस्तेमाल जो है वो अब हो रहा है, गलत इस्तेमाल तब हो रहा था जब संभल में हिंसा भड़की थी और पुलिस वालों पर अटैक कर दिया था उपद्रवियों ने। चौकी का क्या है, हमारे बच्चों को खेलने को भी जगह ना है। अब ये चौकी का निर्माण हो रहा है, इसकी कितनी जरूरत यहाँ पर थी? जरूरत तो कोई भी नहीं थी। हर क्या है, कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो जरूरत होनी चाहिए थी। क्या है, चोलू चक्के ज्यादा रह रहा है तो उसमें परेशानी है, इस वजह से ये है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि रमजान का त्योहार चल रहा है और होली भी आने वाली है, इसीलिए संभल प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर आज संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और उन सभी इलाकों से ये काफिला निकला जहां थोड़े भी तनाव की आशंका है। इसे लेकर एक पीस मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद संभल के सीओ ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल की अगली कुंजी हिंदू संगठनों की उस मांग पर है जिसमें शाही जामा मस्जिद के बोर्ड वाला क्लेश है। संभल में कई हिंदू संगठनों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि शाही जामा मस्जिद का बोर्ड हटे और वहां विवादित ढांचा का बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जामा मस्जिद की जगह विवादित ढांचे शब्द का इस्तेमाल किया है और अगर ऐसा नहीं होता तो ढांचे के आसपास हरिहर मंदिर के भी बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा विवादित स्थल पर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिले और अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो शाही जामा मस्जिद में तत्काल प्रभाव से नमाज पर भी रोक लगे, क्योंकि अगर हिंदू पूजा नहीं कर सकते तो नमाज भी बंद होनी चाहिए।